Hello guys, how are you? I hope you all are good. So guys, welcome back to my channel टीका इंग्लिश क्लासेस। गाइज आज हम करने वाले हैं 12th क्लास बुक विस्तार से फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल। काफ़ी बच्चों की रिक्वायरमेंट आई है कि मैम इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया जाए, इसे रिलेटेड लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन और वन लाइन क्वेश्चन की जो है वीडियो बनाई जाए। तो फटाफट मैंने आपके लिए तैयार कर दी है, बने रहिए मेरे साथ। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, वो फटाफट बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। चलो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन है वो। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव। इसके अंदर जो राइटर है जैक फेनी, वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई क्या आपने कभी कोई आश्चर्यजनक अनुभव हुआ है जिस पर दूसरे लोग मुश्किल से विश्वास करें। क्या आपके लाइफ में कभी ऐसा कोई अनुभव, कोई एक्सपीरियंस आया है जिस पर दूसरे लोग जल्दी से विश्वास ना करें। तो ऐसी एक कहानी होती है। इसके अंदर जो चार्ली नाम का एक बंदा होता है और उसका एक फ्रेंड होता है, एक साइकेट्रिस्ट होता है। कौन? सैम। यहाँ पर चार्ली है, चार्ली का एक मित्र है जिसका नाम क्या है? सैम है, और सैम एक साइकेट्रिस्ट है। और किस तरीके से इसके अंदर जो चार्ली है वो एक इमेजरी के अंदर रहता है। वो कल्पना करता है कि भाई यहाँ पर दो स्टेशन, जनरल लोगों का मानना है कि यहाँ पर दो सेंट्रल जो मध्य जो स्टेशन है दो हैं, लेकिन यहाँ पर दो स्टेशन है, लेकिन जो चार्ली है उनका मानना है कि यहाँ पर 3 स्टेशन है। जो सैम है किस तरीके से चार्ली के बारे में ये कहता है कि भी तुम इमेजरी में जी रहे हो, तुम ये जो संसार की जो सच्चाई है, जो भाग दौड़ है, इससे बचना चाह रहे हो, इसलिए तुम इमेजरी कर रहे हो। तो किस तरीके से यहाँ पर चार्ली और सैम की जो डिस्कशन है वो सब वर्णन किया गया है। चार्ली किस तरीके से अपने जीवन की भागदौड़ से बचना चाहता है, इसलिए वो थर्ड लेवल की इमेजरी करता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है वो देखिए। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड railroads will swear on a stack of timetables that there are only 2। कहते हैं कि जो यहाँ पर द प्रेसिडेंट्स, जो अध्यक्ष हैं, कौन से हैं? जो अध्यक्ष हैं किसके? न्यूयॉर्क सेंट्रल, मध्य न्यूयॉर्क के, और न्यूयॉर्क के, और इसके अलावा न्यू हेवन के और हार्टफोर्ड रेल रोड्स के जो अध्यक्ष हैं वो क्या लेना चाहते हैं? वो क्या लेंगे? वो स्वेयर का मतलब होता है शपथ लेना। वो शपथ लेंगे। किस पे शपथ लेंगे? ऑन ए स्टैक। स्टैक का मतलब होता है ढेर। ठीक है। ऑफ टाइम टेबल, कहते हैं टाइम टेबल के ढेर पर। इसका मतलब होता है वो ये शपथ लेंगे कि समय सारणियों के ढेर के बारे में। ठीक है भाई, कौन सी रेल कौन से स्टेशन से किस टाइम पर लीव करेगी, कब पहुंचेगी, कब वहां से छूटेगी, तो उसको बोलते हैं समय सारणी का ढेर। कहते हैं कि समय सारणी के बारे में ये लोग जो है शपथ लेंगे। कौन कौन लेंगे? एक तो है न्यूयॉर्क सेंट्रल के, और द न्यूयॉर्क और न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स के जो है क्या है? अध्यक्ष। वो सभी मिलकर क्या लेंगे? शपथ लेंगे। ठीक है, टाइम टेबल के बारे में कि भाई उनके अकॉर्डिंग जो है सिर्फ 2 ही स्टेशन है, 2 ही लेवल है। बट आई से, यहाँ पर देखो बच्चा, ये जो आई वर्ड है ना, ये किसके लिए यूज हुआ है? चार्ली के लिए हुआ है। चार्ली कह रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, किंतु मैं कहता हूँ, क्या आई से मैं कहता हूँ देयर आर 3। भाई मेरे हिसाब से तो 3 लेवल हैं, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3रे लेवल पर जा चुका हूँ। ठीक है, और एक्चुअली बेटा ऐसा होता है कि ये सारी इमेजरी कर रहा होता है, और हो सकता है कि भाई ये इस जो प्रेजेंट लाइफ है, इसकी जो प्रेजेंट वर्तमान जो लाइफ है उससे परेशान है। परेशान क्यों होगा? क्योंकि भीड़ भड़ाके की, शोर शराबे की, पोल्यूशन की और मारामारी की जो लाइफ है, इससे वो तंग आ गया होगा, या फिर इस भीड़ भड़ाके की दुनिया में वो एक शांति ढूंढ रहा है, और वो शांति उसे कहाँ मिलने वाली है? उस थर्ड लेवल पे मिलने वाली है। इसलिए वो इन सबसे बचना चाहता है, इसलिए वो कल्पना में जीता है, कल्पना करता है कि एक थर्ड लेवल अपनी इमेजरी में देखता है, वहाँ पर एक थर्ड लेवल पाता है कि उस थर्ड लेवल में उसे कौन कौन सी वहाँ पर पीसनेस मिलने वाली है, वहाँ पर रहना वो ज़्यादा पसंद करना चाहेगा। ठीक है, यस, हाँ, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट,
ऑब्वियस का मतलब क्या होता है बेटा, स्पष्ट, क्लियर, स्टेप्स, जो स्टेप होते हैं कदम। कहते हैं कि हैव टेकन, मैं ले चुका हूँ, मैं उठा चुका हूँ, स्पष्ट कदम उठा चुका हूँ। आई टॉक टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड, इसके बारे में मैं अपने एक साइकेट्रिस्ट का मतलब क्या होता है, मनोरोग चिकित्सक, यानी कि मानसिक रोगों का इलाज करने वाला डॉक्टर। कहते हैं कि मेरा एक मित्र है, मैं उससे भी बात कर चुका हूँ। अमंग अदर्स, मेरे काफ़ी मित्रों में से एक मित्र है जो एक साइकेट्रिस्ट है और उसका नाम क्या है, सैम है। क्लियर। आई टोल्ड हिम, यहाँ पर जो साइकेट्रिस्ट है वो कौन है, सैम है। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, क्या बताया, अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। मैंने उसको ये बताया कि भाई तीसरा लेवल है और उस तीसरे लेवल का जो नाम है वो क्या है, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है। ठीक है। और उसके बाद कहता है कि एंड ही सैड, उसने कहा, उसने मुझसे क्या कहा, ही सैड इट वॉज ए वॉकिंग ड्रीम। उसने कहा कि भाई तुम जो ये सपन ले रहे हो ना कि तीसरा लेवल है, तीसरा लेवल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वॉकिंग ड्रीम का मतलब होता है बेटा जागते हुए सपन लेना। तो मेरे मित्र ने मुझे समझाया कि भाई तुम रियलिटी में नहीं जी रहे हो, बल्कि तुम फैंसी में, तुम कल्पना में, इमेजरी में जी रहे हो। अरे ऐसा नहीं है, सब मानते हैं कि 2 ही लेवल है, जो रेलवे स्टेशन के 2 ही लेवल है, लेकिन तुम कह रहे हो तीसरा लेवल है। तो इसका मतलब क्या है, तुम वॉकिंग ड्रीम कर रहे हो, चलते हुए खुली आंखों से सपन देख रहे हो। विश फुलफिलमेंट का मतलब होता है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, यानी तुम्हारे दिल के अंदर जो डिजायर, जो इच्छाएं उभर कर आ रही है, तुम अपनी इच्छाओं को शांत करने के लिए, पूरा करने के लिए खुली आंखों से जागते हुए सपन ले रहे हो। ही सैड, उसने ये भी कहा, क्या कहा उसने कहा, ही सैड आई वॉज अनहैप्पी। जब उसने ऐसा कहा ना तो मैं उदास हो गया। यहाँ पर ही कौन है, उसका मित्र कौन है, सैम जो साइकेट्रिस्ट है, और यहाँ पर आई कौन है, ये चार्ली है। तो कहते हैं कि जब उसने ऐसा कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम जागते हुए सपन ले रहे हो, तो इस वजह से मैं क्या हो गया, मैं उदास हो गया, मैं निराश हो गया। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। यहाँ तक कि जब मैंने अपनी पत्नी को ये बातें बताई ना तो वो भी कुछ पागल सी हो गई थी। इट मीन दैट उसने कहा कि ऐसे थोड़ी होता है, सब कहते हैं 2 लेवल है, तुम कह रहे हो 3 लेवल है। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन, लेकिन उसने एक्सप्लेन किया कि उसका मतलब ये था, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। एक्चुअली जो मेरा मित्र है वो ये कह रहा है कि जो आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, आधुनिक जो संसार है वो किससे भरा हुआ है, जो आज का जो संसार है वो किससे भरा हुआ है, इनसिक्योरिटी से, असुरक्षा से भरा हुआ है, फियर से भरा हुआ है, वॉर से भरा हुआ है, वॉर चिंताओं से भरा हुआ है, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप। कहता है कि एक्चुअली ना तुम ऐसी मिजरी पता क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये जो आज तुम जिस वर्ल्ड में, तुम जिस टाइम में रह रहे हो, यहाँ पर ये इनसिक्योर है, डर है, भय है, युद्ध है, चिंताएं हैं, इसलिए तुम इन सब से पीछा छुड़ाना चाहते हो, इसलिए तुम इमेजरी कर रहे हो तीसरे लेवल की। बेटा यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ना। वेल, अच्छा, हु डजंट, अच्छा कौन नहीं करता, एवरीबडी, हर कोई तो करता है। नो वांट्स टू एस्केप, हर कोई तो इन चीज़ों से बचना चाहता है। बट दे डोंट वॉन्डर, लेकिन वो भटकते नहीं हैं। वॉन्डर डाउन होता है भटकना, इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। जब मैंने ऐसे कहा कि भाई इन चीज़ों से कौन नहीं बचना चाहेगा, जब मैं अपने मित्र सैम से, जो क्या है एक साइकेट्रिस्ट है, उस समय जब हम दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी, तो मैंने कहा कि कौन नहीं बचना चाहेगा सुरक्षा से, भय से, युद्ध से, चिंता से। तो कहता है हर कोई बचना चाहता है। तो उसने मुझे समझाया कि ठीक है हर कोई बचना चाहता है, लेकिन तुम्हारी तरह कोई नहीं भटकता, तुम्हारी तरह कोई तीसरा लेवल नहीं ढूंढता जैसे तुमने तीसरा लेवल ढूंढ लिया। हालांकि रियलिटी में तीसरा लेवल कहीं है नहीं, और तुम इतने निराश हो गए, इतने स्ट्रेस में आ गए कि तुम्हारे दिमाग में एक कल्पना पैदा हो गई, और जिसके अंदर तुमने तीसरा लेवल भी देख लिया और वहाँ के लोकेशन भी देख ली, यहाँ तक कि वहाँ जाने का इरादा भी तुमने कर लिया। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, उसमें क्या कहना चाह रहा है। बट दैट्स द रीजन, अरे यही तो वो वजह है, यही तो वो कारण है। ही सैड, उसने कहा, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, इस बात से मेरे सारे मित्र सहमत हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, एवरीथिंग, हर चीज इस पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे थे। दे क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, माई स्टैम्प्स कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स इज ए टेम्पररी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी, वेल मे बी, बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। कहते हैं कि सब कुछ इसी ओर इशारा कर रहा था। ठीक है, उन्होंने माना भी। उदाहरण के लिए मेरा जो डाक टिकट होती है,
ठीक है, उनको इकट्ठा करना वास्तविकता से भागने का अस्थायी आश्रय था। एक्चुअली क्या है, जो माई स्टैम्प्स कलेक्टिंग, यानी कि स्टैम्प्स होता है डाक टिकट को इकट्ठा करना, कहते हैं कि ये वास्तविकता से भाग अस्थायी रिफ्यूजी, अस्थायी शरण थी ये, ठीक है। वेल मे बी, और अच्छा हो सकता है, किंतु मेरे दादाजी जो वास्तविकता से भागने के लिए कोई आसरा नहीं चाहिए था, वो भी तो ऐसा करते थे। क्या करते थे, वो भी डाक टिकट इकट्ठी करते थे। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल, कहते कि उनके लिए जो चीजें होती थी वो कैसी होती थी, नाइस होती थी और पीसफुल होती थी। इन हिज डे फ्रॉम ऑल आई हियर ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। देखो बेटा, यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि किंतु मेरे जो दादाजी को वास्तविकता से भागने के लिए कोई आसरा नहीं चाहिए था। फिर वो क्यों, तुम कहते हो कि भाई मैं जो ये टिकट इकट्ठे करता हूँ तो इसका मतलब है मैं अस्थायी आश्रय को ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, स्थायी आश्रय से मैं भागना चाहता हूँ। यानी कि अभी जो प्रेजेंट में जो लाइफ है, जिस माहौल में हम जी रहे हैं, मैं उस स्थान से भागना चाहता हूँ। तो क्या मेरे जो पिताजी थे वो ये स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे, तो क्या वो भी इन चीज़ों से भागना चाहते थे? क्योंकि उस समय तो ऐसा कुछ वार, युद्ध, इनसिक्योरिटी कुछ भी नहीं था, तो क्या वहाँ तो उस समय ऐसा कुछ था नहीं, तो क्या वो भी ऐसा करना चाहता है? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, ठीक है। कहते कि जब उन दिनों तो जब मेरे दादाजी हुआ करते थे तो वहाँ पर पीसनेस होती थी, ठीक है, शांति होती थी, हर चीज़ सुंदर हुआ करती थी, जैसा कि मैंने सुना है। ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, इट्स नाइस कलेक्शन टू ब्लॉक अप फॉर ऑफ practically every US issue first day covers so on। कहता है कि मेरी तरह टिकट संग्रहण करना आरंभ किया था उन्होंने। यह एक सुंदर संग्रहण है, ठीक है, एक इकट्ठा करना, कलेक्शन करना, विशेष रूप से जैसे कि प्रत्येक संयुक्त राज्य में प्रचलित 4 टिकटों का खंड, ठीक है, क्या है, संयुक्त राज्य में प्रचलित। ब्लॉक मीन्स होता है खंड ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी, कहता है कि 4 टिकटों का खंड। और यूएसए का जो मुख्य विषय था ये फर्स्ट डे कवर, पहले दिन का प्रथम दिन वाले लिफाफे और कुछ इस तरीके से। कहते प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू तुम्हें पता है जो रूजवेल्ट जी थे, राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट जी, वो भी तो क्या करते थे, वो भी तो कलेक्शन किया करते थे स्टैम्प्स का, टिकट का, डाक टिकट को, वो भी तो इकट्ठा करते थे। देखो बेटा, एक बार इस पैरा को फिर से समझ लीजिए। कहता है कि जब वो स्टैम्प को कलेक्शन करता था चार्ली, तो सैम ने कहा भी तुम क्यों कलेक्शन करते हो, तुम इस सांसारिक सच्चाई से, तुम मॉडर्न जीवन से भागना चाहते हो। कहते हैं कि जब मेरे दादाजी इकट्ठा किया करते थे इन चीज़ों को, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो भी जीवन से भागना चाहते थे। अरे उस समय पुराने जमाने में जब मेरे दादाजी हुआ करते थे तो उस समय तो सिक्योरिटी भी नहीं थी, वार भी नहीं थी, बड़ा शांति का माहौल था। और यहाँ तक कि आप देख सकते हो रूजवेल्ट जी भी क्या करते थे, टिकट इकट्ठी किया करते थे। तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? एनीवे, चलो कोई बात नहीं, जाने दो, चलो कोई बात नहीं। एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। चलो कोई बात नहीं, यह वह है जो ग्रैंड सेंट्रल पर घटित हुआ। कहते कि हियर इज व्हाट हैपेंड, क्या कुछ हुआ था ग्रैंड सेंट्रल पर, ये वो है जो ग्रैंड सेंट्रल पर घटित हुआ था। वन नाइट, एक रात की बात है, लास्ट समर का टाइम है, पिछली गर्मियों का समय है। आई वर्कड लेट, मैं देर तक काम करने के बाद, मैं देर तक काम किया एट द ऑफिस में। आई वॉज इन ए हरी टू गेट अप टाउन। बेटा अप टाउन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो अप टाउन है नगर के केंद्र के काफ़ी दूर जो क्षेत्र है ना, उससे रिलेटेड है। कहते कि काफ़ी देर तक मैंने काम किया था और काम करने के बाद मुझे अपने जो उस क्षेत्र से, जो अप टाउन होता है काफ़ी दूर का जो क्षेत्र है, टू माई अपार्टमेंट में जगह से, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे होता है सहायक रास्ता, दूसरे छोटे शॉर्टकट रास्ते से, फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। कहते हैं कि मैंने डिसाइड किया, उस दिन मैंने काफ़ी देर तक कार्यालय में काम किया और पिछले गर्मियों की बात है, मुझे अपने घर पहुंचना बहुत जल्दी था, इसलिए मैंने ग्रांड सेंट्रल से भूमिगत मार्ग लेने का निश्चय किया, क्योंकि ये काफ़ी क्या था, सबवे माने कि दूसरा छोटा रास्ता, शॉर्टकट रास्ते से जाने की सोची, क्योंकि हाँ ये मुझे वहाँ पर जल्दी से पहुँचा देता। बेटा यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पैरे में जो है राइटर यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, देखो कहते हैं नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंस टू मी। और कहता है कि जहाँ तक मेरा विचार है,
अब मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्यों घटित हुआ था। नाउ आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता व्हाई दिस शुड हैव हैपन, ये मेरे साथ क्यों घटित हुआ था। टू मी आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय। बेटा यहाँ पर से गाइज नहीं बोलते हम, हेलो गाइज समथिंग, कहते कि मैं एक साधारण सा लड़का था, नेम चार्ली, मेरा नाम क्या था, चार्ली, जो 31 ईयर्स ओल्ड, मैं कितने साल का था बेटा, 31 का था, ठीक है, मैं 31 साल का एक लड़का था। आई वॉज वियरिंग ए टैन, मैं पहने हुए था, गैब्रिन, गैब्रिन का मतलब होता है हल्के बादामी रंग का, गैब्रिन का मतलब होता है आई वॉज वियरिंग, मैंने पहन रखा था, ए टैन गैब्रिंग सूट, मैंने कि टैन गैब्रिंग सूट का मतलब होता है जैसे कि आप कह सकते हो बारिश का कोट होता है ना, वैसा लंबा जो कोट होता है, रेन कोट सम की टाइप का। कहते हैं कि मैंने एक हल्के बादामी रंग का जो है कोट पहन रखा था, सूट पहन रखा था, एंड स्ट्रा, स्ट्रा का मतलब तिनकों की बनी हुई एक हैट थी, विद फैंसी, फैंसी का मतलब होता है आकर्षित करने वाली, क्या थी, एक बैंड थी, एक फीता था। आई पास्ड ए डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, कहते कि मैं ऐसे दर्जनों लोगों के पास से गुजरा जो मेरी तरह के कपड़े उपड़े पहने हुए थे, मेरी तरह नजर आ रहे थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, मैं हर किसी चीज से बचना चाह रहा था। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, कहते कि मैं हर चीज की तरफ बचते हुए, बचने का मतलब होता है मैंने इन सब की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया और जैसे तैसे करके मैं अपने घर अपनी वाइफ लुइसा के पास पहुंचना चाहता था। क्लियर हुआ बेटा। आई टर्न इनटू ग्रांड सेंट्रल फ्रॉम वैंडरबिल्ट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैंडरबिल्ट एवेन्यू का मतलब होता है, ये वैंडरबिल्ट जो एवेन्यू है ये एक क्या है, यूनिवर्सिटी है, और एवेन्यू का होता है मतलब मार्ग, ठीक है, एक बिल्डिंग है ये। आई टर्न, मैं मुड़ा, इनटू ग्रांड सेंट्रल फ्रॉम, ग्रांड सेंट्रल से मैं एक वैंडरबिल्ट एवेन्यू यानी कि एक बिल्डिंग है, एक यूनिवर्सिटी है, और उसके रास्ते से मैं मुड़ा, एंड कहाँ से, ग्रांड सेंटर से उसके रास्ते की तरफ, एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और मैं फर्स्ट लेवल पे पहुंच जाता हूँ। वेयर, जहाँ पर, वहाँ पर मैंने क्या देखा भाई, मैं पहले लेवल पे पहुंच गया। उसके बाद क्या होता है, वेयर यू टेक ट्रेन लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पर तुम देख सकते हो 20वीं शताब्दी की जो ट्रेन चल रही होती है। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल, उसके बाद मैं दूसरे लेवल की तरफ जाता हूँ। वेयर, जहाँ पर दूसरे लेवल पे क्या होता है, द सब अर्बन ट्रेन्स, जो शहरी उपनगरीय जो ट्रेनें होती है, लीव फ्रॉम, वहाँ से चल रही है। बेटा ध्यान दो एक बार, यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है कि जो पहले लेवल पे है 20th सेंचुरी की ट्रेन होती है, और दूसरे लेवल पे कौन सी होती है, वहाँ पर होती है उपनगरीय की जो वो ट्रेन, उपनगर की जो ट्रेन होती है वो होती है। उसके बाद कहते हैं फ्रॉम डक्ट, डक्ट का मतलब होता है बेटा यहाँ पर झुकना, डाइव करना, जैसे बतख गोते लगाता है पानी के अंदर, इस तरीके से उसने अपने सर को झुकाया। इनटू द आर्क, देखो बेटा जैसे सपोज करो दरवाजा होता है ये, अब हम तो दरवाजा ऐसे बनाते हैं, लेकिन जब आर्क का जो दरवाजा होता है वो ऐसे गोल होता है, ठीक है, ये आर्क होता है, ऐसे गोल होता है। तो कहते हैं कि ये जो आर्क है वहां से वो अपने सर को थोड़ा झुकाते हुए, ठीक है, आर्क डोरवे हेडिंग, यानी कि जो आर्क का दरवाजा है उसके नीचे से अपने सर को झुकाते हुए निकलता है। फॉर द सबवे, उस दूसरे सहायक रास्ते से, शॉर्ट रास्ते से, एंड गोट लॉस्ट, और वहां पर गायब हो जाता है। उसके बाद दैट्स इजी टू डू, ये करना बड़ा ही आसान होता है। आई हैव बीन इन एंड आउट, कभी मैं अंदर जाता हूँ कभी मैं बाहर जाता हूँ। द ग्रांड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, ऐसे मैंने 100 बार किया, कभी अंदर जाना कभी बाहर जाना। और उसके कहते हैं कि उसके बाद वंस, एक बार आई गोड इनटू द टनल अबाउट ए मील लॉन्ग, एक बार तो एक मैं सुरंग में, लगभग 1 मील लंबी सुरंग में, एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, जब उस लंबी सुरंग में घुसा, एंटर किया, तो वहां पर मैं कहाँ, लॉबी में जाके, सभा मंडल में, एक लॉबी में, रूजवेल्ट के होटल में एक लॉबी थी, वहां पर जाके पहुंच गया मैं। अनदर टाइम, जो दूसरी बार उस सुरंग में, देखो ध्यान से सुनो एक बार, यहाँ पर जो है वो कहता है कि जब मैं इस लेवल पे जाता हूँ तो वहां पर क्या देखा मैंने, पहली बार जब मैं उस टनल में, उस सुरंग में मैंने एंट्री की, तो पहली बार मैं कहाँ पहुंच गया, यानी कि उसमें एंट्री करते ही अंदर जो सुरंग होती है ना बेटा, अब वैसे मैंने तो देखी नहीं है, लेकिन ऐसा सुना गया है कि जो सुरंग होती है वो अंदर से, उसमें काफ़ी जो सबवे होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे रास्ते होते हैं जो कभी अलग अलग साइड में जाते हैं। तो कहते हैं जब मैं पहली बार इसमें एंट्री की तो मैं कहाँ पर जाके पहुँच गया, रूजवेल्ट होटल की लॉबी में जाके पहुँच गया। उसके बाद जब मैं दूसरी बार मैंने इसमें एंट्री की तो दूसरी बार मैं कहाँ पहुँच गया, ऑफिस की बिल्डिंग में पहुंच गया, ऑन 46th स्ट्रीट, 46 नंबर गली में पहुंच गया।
3 blocks away, जो क्या थी, 3 blocks away, जो काफी दूरी पे थी. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree. और पता है कई बार तो मुझे ये सरप्राइज होता था भाई, जो ग्रैंड सेंट्रल है ना, ये रास्ता ना एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है. पेड़ की तरह कैसे बढ़ेगा भाई, जैसे पेड़ की जो जड़ें होती है वो नीचे 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 फैलती जाती हैं, कभी इस साइड में कभी उस साइड में, ढेर सारी साइडों में फैल जाती है. तो कहते हैं कि ये जो टनल है, ये जो सुरंग है, ये अंदर ही अंदर जड़ों की, पेड़ की जड़ों की तरफ फैलते जा रही है. एंड पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, फिर मुझे धकेल देती है एक नए कॉरिडोर में. एंड स्टेयर केसेस लाइक रूट्स, और कहते हैं कि ऐसे कॉरिडोर, अलग अलग कॉरिडोर में पहुंच जाता हूँ, और उसके जो कॉरिडोर हैं वो क्या है, इस तरीके से फैले हुए हैं जैसे क्या है, पेड़ की जड़ें फैली हुई हैं. क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. उसके बाद क्या होता है, वहां पर क्या देखते हैं, देयर इज प्रोबेबली. प्रोबेबली का मतलब होता है शायद. अब होता है कि वहां पर क्या देखा उसने, क्या देखा भाई, कि किस तरीके से वहां पर उसने देखा कि टनल में जाता है तो वहां पर क्या होता है, शायद. There is probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now. कहते हैं कि यहाँ पर एक दूसरी टनल थी जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था कि भाई इसका जो रास्ता है, इसका जो वे है वो सिटी के नीचे से जाता है. ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वेयर, टाइम स्क्वेयर तक जाता है, जगह का नाम है ये भी, टाइम स्क्वेयर के तक जाता है. एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, हो सकता है दूसरे सेंट्रल पार्क तक जाता हो. और उसके बाद कहता है and maybe because for so many people through the years Grand Central has been an exit. कहते हैं कि क्योंकि कई लोगों के लिए वर्षों से जो ग्रैंड सेंट्रल एक निकास द्वार रहा है, ठीक है, एग्जिट करने वाला एक द्वार रहा है, ए वे रहा है ऑफ एस्केप, बचने का. मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गोट इनटू, और कहता है कि मुक्त होने का एक रास्ता भी रहा है शायद. बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया. लेकिन इसके बारे में मैंने कभी भी अपने मित्र जो सैम है, जो साइकेट्रिस्ट है, उसको मैंने इसके बारे में कभी नहीं बताया. द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन एंगलिंग. जो कहते हैं कि जैसे ही द कॉरिडोर, कौन सा कॉरिडोर भाई, द कॉरिडोर गलियारा, ठीक है, आई वॉज इन बिगिन, जिस गलियारे में मैंने अंदर प्रवेश किया वो कैसे था, एंगलिंग. एंगलिंग का मतलब एंगल में, एक ट्रायंगल में, ट्रायंगल की भांति मुड़ रहा था, घूम रहा था, उसका जो रास्ता था ट्रायंगल की भांति घूम रहा था. लेफ्ट एंड स्लैटिंग. बेटा देखो यहाँ पर जो स्लैटिंग है ना, स्लैटिंग का मतलब होता है ढलान वाली जगह, ठीक है, ढलान बनाता हो. किसी का रास्ता जो है एक एंगल में घूम रहा था और साथ में ढलान भी थी वहां पर, डाउनवर्ड नीचे की ओर. एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, और भाई वो तो बिल्कुल गलत था, इस तरीके ढलान वाली जगह पे जाना, हो सकता है गिर भी जाए वहां पर. बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैंने अपना चलना वहां पर जारी रखा. ऑल आई कुड हियर वाज एम्पटी साउंड ऑफ माई ऑन फुट स्टेप्स. जहाँ तक कि जब मैं वहाँ पर चल रहा था तो मुझे खाली सिर्फ अपने ही कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी. आई डिडंट पास ए साउल. उसके बाद कहता है और तब मुझे अपने खुद के ही कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी. कह रहा है कि मैं किसी के पास से नहीं गुजरा, ठीक है. देन आई हर्ड दैट sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. उसके बाद कहता है कि तब मैंने आगे की ओर एक प्रकार की खोखली सी आवाज सुनी जिसका अर्थ था आगे रास्ता, जिसका क्या मतलब था, आगे रास्ता खुला है, लोग बात कर रहे हैं. यानी कि उसके बाद कहता है टनल टर्न शार्प लेफ्ट. उसके बाद जो टनल है, जो सुरंग है, दाई ओर एक तीखा मोड़ लेके आती है, एक तीखा सा मोड़ था. आई वेंट डाउन, में नीचे की ओर गया. ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल. और इस तरीके से मैं छोटी सीढ़ियों की ओर जाते हुए कहाँ पर पहुंच गया, थर्ड लेवल पे पहुंच गया. फॉर जस्ट ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल. कुछ क्षण के लिए मैंने सोचा भाई तुरंत यहाँ से निकल लो रे, ये जो सेकंड लेवल के लिए निकलो, थर्ड लेवल पे तो मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन मुझे तुरंत सेकंड लेवल पे निकल लेना चाहिए, हो सकता है आगे कोई खतरा हो भाई. उसके बाद कहता है कि बट आई सा द रूम वाज स्मॉलर. अब देखो यहाँ पर ये जो थर्ड लेवल की बेटा जो इमेजिनेशन है, जो उसने अपने दिमाग में बना रखी है, वो कल्पना जो यहाँ पर कर रहा होता है. एक बार उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी मैं आपको.
इससे रिलेटेड कि भाई किस, जैसे कि सपोज करो को हम किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं तो उसके बारे में हमारे दिमाग में एक कल्पना बनने लग जाती है, एक भैंसा बनने लग जाता है, या फिर हमें वो चीज़ ना होते हुए भी नजर आने लगती है, ऐसा लगता है जैसे वो चीज़ हमारे सामने है। तो ये जो चार्ली है ना, ये मॉडर्न लाइफ से परेशान है, भाग दौड़ से परेशान है, इनसिक्योरिटी से परेशान है, वॉर से परेशान है, चिंताओं से परेशान है, इसलिए इसके दिमाग में, और ऑफिस के काम से परेशान है, इसलिए इतना बर्डन बढ़ गया इसके दिमाग के अंदर कि इसने कल्पना करना शुरू कर दिया। और वो कल्पना क्या थी कि इस बर्डन से कैसे छुटकारा पाया जाए, इसलिए इसने अपने दिमाग में बेटा एक कल्पना पैदा कर ली कि भाई ऐसे थर्ड लेवल होगा, मैं अपने हम जो पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, वो सब हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पर रहेंगे, वहाँ पर इस तरह का माहौल होगा, मैं इस तरीके से वहाँ देखने जाऊँगा, फिर मैं वापस आऊँगा, फिर मैं अपने बच्चों को लेके जाऊँगा। एक्चुअली ना ये सारे क्या है, इमेजरी है, रियलिटी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद कहता है बट आई सा द रूम वाज स्मॉलर, मैंने कहा जो थर्ड लेवल मैंने अपनी इमेजरी में बनाया था वो क्या था भाई, उसमें रूम कैसे थे बेटा, स्मॉलर थे। देयर वर फीवर टिकट्स विंडो, कुछ एक टिकट की विंडो थी, एंड ट्रेन गेट्स, ट्रेन के गेट थे, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ थे वहाँ पर, सेंटर वाज वुड ऑल लुकिंग, जो इंफॉर्मेशन बूथ थे वो कैसे थे, वुड के थे, ओल्ड पुराने दिखाई दे रहे थे, एंड द मैन इन द बूथ वोर, पहने हुए थे ग्रीन आई शेड में थे, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर, उन्होंने लंबे लंबे जो है स्लीव प्रोटेक्टर पहने हुए थे। द लाइट्स वर डीम, वहाँ पर जो लाइट थी वो कैसी थी, डीम थी, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, बेटा फ्लिकरिंग का मतलब होता है जैसे आपने ये देख सकते हो आप इस तरीके से, ये इस तरीके से एक वुड ली जाती है, लकड़ी, एक डंडी ली जाती है, उसके ऊपर एक कपड़ा लपेट दिया जाता है, रैप कर दिया जाता है, उसके बाद इसको एक केरोसिन के तेल में भिगोया जाता है, फिर इसको आग लगा दी जाती है, और इससे जो फ्लेम निकलती है वो जब हवा चलेगी तो कभी मंदी होगी, कभी तेज होगी, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, मसाल बोलते हैं ना जिसको, मसाल तो सुनी होगी आपने, जैसे राजा महाराजा के महलों में लगी होती थी। कहते हैं कि वहाँ पर जो फ्लिकरिंग कर रही है लकड़ी की, जो मसाले हैं जो जल रही है, कभी तेजी से प्रकाश दे रही है, कभी मंदा डिम प्रकाश दे रही है। देन आई सा व्हाई दे वर ओपन फ्लेम्स गैस लाइट्स, जब मैंने सोचा कि भाई इनकी जो ये गैस लाइट है, जनरली गैस लाइट तो ऐसे थोड़ी करती है, ये कभी बुझ रही है, कभी तो ये मंदी हो रही है, कभी तेज हो रही हैं, इन्होंने शायद गैस लाइट जला रखी हैं। देयर वर ब्रास, अब वहाँ पर देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर उसको देखने को मिलती है, वो चीज़ें कौन सी थी जो वहाँ पर वो देखता है। देयर वर, वहाँ पर थे, क्या थे बेटा, ब्रास स्पैटून्स का मतलब होता है थूकदान ऑन द फ्लोर, कहते हैं फ्लोर के ऊपर क्या थे, ब्रास के क्या थे, थूकदान थे, यानी कि जिसमें पान खाकर थूकते हैं ना वो वाले। देयर वर ब्रास स्पैटून्स, वहां पर स्पैटून्स थे, एंड अक्रॉस द स्टेशन एक ग्लिंट होते हैं प्रकाश या चमक, ऑफ लाइट कॉट माई आईज, अचानक से ग्लिंट होती है प्रकाश या चमक, ऑफ लाइट की एक चमक जो है ना कैच कर लेती है मेरी आंखों को, इट मीन दैट मेरी आंखों पर एक चमक सी पड़ती है। अब ये चमक किसकी थी, एक प्रकाश सा, एक झलक सी पड़ती है आंखों पर। ए मैन वाज पुलिंग ए गोल्ड वॉच, एक आदमी जो है ना पुल कर रहा था, खींच रहा था एक गोल्ड मानी होता है सोने की वॉच, घड़ी, फ्रॉम हिज वेस्ट, अपनी कमर, वेस्ट होता है कमर की पॉकेट से, यानी कि जो जैसे कुर्ता पहनते हैं तो उसकी पॉकेट कहाँ होती है, कमर के पास होती है, तो ये कमर की पॉकेट से क्या अपनी एक सोने की घड़ी निकाल रहा था। ही स्नैप्ड, अब यहाँ पर बेटा देखो जो स्नैप्ड है ना, स्नैप्ड का मतलब होता है खींच कर, ठीक है, ही स्नैप्ड, खींच कर निकालना, ओपन खोलना, द कवर, उसने खींच कर कवर को खोला, ग्लैंस्ड देखा, एट हिज वॉच, अपने वॉच की तरफ, एंड फ्राउंड का मतलब होता है माथे पे त्योरिया बना लेना। ही वोर ए डर्बी हैट, उसने एक डर्बी हैट पहना हुआ था, ए ब्लैक 4 बटन सूट, एक काले 4 बटन का सूट पहना हुआ था, विद टाइनी लैपल्स का मतलब होता है जो सूट है ना उसके किनारे मुड़े हुए थे, ठीक है, जैसे हम कोई कोट पहनते हैं और प्रेस न करने के कारण, काफ़ी बार पहनने के बाद प्रेस न करने के कारण उसके जो किनारे ना ऐसे फोल्ड किए हुए फोल्ड से हो जाते हैं, ऊपर चढ़े हो जाते हैं, ऊपर खींचे हो जाते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है बेटा, लैपल्स बोलते हैं। और उसके बाद कहता है एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंड लेबर मुस्टैच का मतलब होता है मूछे, और कहते हैं उसकी काली लंबी क्या थी, मूछे थी।
पतली पतली मूछें थी। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 समथिंग। कहते कि लगभग सारे के सारे मुझे वहाँ नजर आ रहे थे 1890 की ड्रेस पहने हुए थे। I never saw so many beards, sideburns। अब देखो बेटा, sideburns का मतलब होता है जैसे कलम बनाना, ठीक है। कलम का मतलब होता है जैसे सपोज करो ये आपका चेहरा है, क्लियर हुआ, और ये आपके बाल हैं। अब यहाँ पर कानों के पास से जो कलम होती है ना, वो कानों के पास से जो हल्के से जो बॉयज होते हैं जब अपनी दाढ़ी वाड़ी बनवाते हैं तो कानों के पास से जरा सी एक शेप सी होती है, ये अलग से हल्की सी छोटी सी। उसके बाद सर के ऊपर से बड़े 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 बाल आते हैं। ये लास्ट का पार्ट होता है कानों के बिल्कुल जस्ट सटे हुए जो पार्ट होते हैं, इसको बोलते हैं साइड बर्न। कैसे कलम बनवा रखी थी उन्होंने, फैंसी, उनकी जो आकर्षित, फैंसी होती है आकर्षित मुस्टैच थी, उनकी मूछें थी। इन माई लाइफ, कहते हैं मेरे जीवन में मैंने चीजें पहली बार देखी थी। ए वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, कहते हैं कि एक वुमेन है चलती हुई आई किसके माध्यम से, ट्रेन के गेट से। सी वोर ए ड्रेस, उसने ड्रेस पहनी हुई थी विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। उसने हाई बटन के क्या पहने हुए थे, शूज पहने हुए थे। कह रहे कि एक महिला रेलगाड़ी के द्वार से चलकर आई, वह अपने बटन वाले ऊंचे जूतों के ऊपर एक स्कर्ट पहने हुई थी। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक? आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। उसके बाद बैक ऑफ हर, और कहते हैं उसके पीछे, बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स, ट्रैक्स होते पटरियां, कहते हैं उसके पीछे पटरियों पर मैंने एक क्या देखा, आई कॉट ए ग्लिम्स, ग्लिम्स होती है, ग्लिम्स माने होता है झलक, ऑफ ए लोकोमोटिव, लोकोमोटिव का मतलब होता है इंजन की एक झलक देखी। वेरी स्मॉल कैरियर एंड आइस लोकोमोटिव विद ए फनल शेप्ड स्टैक। अब कहता है कि वहां पर मैंने एक इंजन की झलक देखी, वह बहुत छोटा सा क्यूरियर एंड ईवस कंपनी का इंजन था। क्या, कौन सी कंपनी थी, कंपनी का नाम है भाई ये, क्यूरियर और ईवस, क्यूरियर, कुरियर बड़ा कुरियर और ईवस कंपनी का इंजन था, ठीक है, जो रेल का इंजन था वो। विद ए फनल शेप्ड, जिसमें एक कीप की आकार की चिमनी थी, ठीक है। चिमनी कैसे, सपोज करो ये हो गई ट्रेन और इसमें कीप, कीप कैसी होती है भाई, कीप तो ऐसे होती है, ठीक है। कीप के आकार की इसमें क्या थी, एक चिमनी लगी हुई थी। एंड देन आई न्यू, तब मुझे पता चला, तब मुझे मालूम पड़ा, क्या मालूम पड़ा भाई उसे, उसे क्या मालूम पड़ा, टू मेक श्योर आई वॉक्ड ओवर टू ए न्यूज बॉय। तभी अचानक से मैंने देखा, देन आई वॉक्ड टू मेक श्योर, इस ये अब तो मुझे पक्का भरोसा हो गया, अब तो मैं बिल्कुल ही श्योर था। क्या श्योर था, आई वॉक्ड ओवर टू ए न्यूज बॉय, मैंने एक न्यूज लड़के, न्यूज देने वाले लड़के को देखा। एंड ग्लैंस्ड, देखा, एट द स्टैक ऑफ पेपर, स्टैक होता है ढेर, पेपर का ढेर लगा हुआ था, एट हिज फीट, उसके पैरों के पास। इट वाज द वर्ल्ड, और ये जो पेपर था उसका नाम क्या था, द वर्ल्ड था। एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स, जो ये पेपर है न्यूज़पेपर था, काफी दिनों से, काफी सालों से पब्लिश नहीं हुआ था। द लीड स्टोरी सैड समथिंग अबाउट द प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, कहते हैं कि इसके बारे में मुख्य समाचार में राष्ट्रपति क्लीवलैंड ने के बारे में कुछ छपा था। कहते हैं कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति था उस क्लीवलैंड के बारे में इस न्यूज़पेपर में कुछ छपा था। आई हैव फाउंड दैट द फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11, 1894। और कहते हैं कि मैंने वह प्रथम जो पेज था सार्वजनिक पुस्तकालय की फाइलों में देख लिया था, इस पर 11 जून 1894 में छपा हुआ था। बेटे यहाँ तक समझ में आ गया? ये 3-4 पैरे काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए। उसके बाद कहता है कि भैया क्या हुआ आगे, आई टर्न टू वॉच द टिकट विंडोज नोविंग दैट हियर, उसके बाद मैंने टर्न किया, मैं टिकट खिड़कियों की तरफ मुड़ा, ये जानते हुए, क्या जानते हुए, ऑन द 3rd लेवल एट ग्राउंड सेंट्रल आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो। कहते हैं कि उसके बाद ग्रांड सेंट्रल के तीसरे तल पर मैं वे टिकटें खरीद सकता था जो मुझे और लुइसा को संयुक्त राज्य में कहीं भी
जहाँ कभी हम जाना चाहते थे ले जाएंगी। कहते हैं कि संयुक्त राज्य में जहाँ कभी हम घूमना चाहते थे वो उन टिकटों के दौरान घूम सकते थे, इसलिए मैं उन टिकटों खरीदना चाहता था। इन द ईयर 1894, कौन सी 1894 की, यानी कि अब वो जैसे कहते हैं ना कई बार कहानी सुनाते फ्लैशबैक में चली जाती है, ये हुआ था वो हुआ था, अब ये जो इसकी कहानी जा रही है सारी इसके दिमाग की इमेजरी है। उसके बाद कहता है कि आई वांटेड 2 टिकट्स टू ग्लासबर्ग। मैं कहता है कि मैं किसके लिए, मैं चाहता था, क्या चाहता था, 2 टिकट चाहता था, किसके लिए, ग्लेसबर्ग के लिए। मैं क्या चाहता था, 2 टिकट चाहता था। इलिनॉइस, ग्लेसबर्ग इलिनॉइस के लिए क्या चाहता था, मैं 2 टिकट लेना चाहता था। उसके बाद कहता है कि इलिनॉइस की ग्लेसबर्ग इलिनॉइस की 2 टिकट लेना चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर, कहते हैं कि क्या तुम कभी वहां गए हो। It's a wonderful town still with big old frame houses, huge विशाल lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roof of the streets। कहते क्या तुम कभी वहां गए हो, वह अभी भी एक आश्चर्यजनक जगह है। कैसी जगह है, आश्चर्यजनक जगह है, ठीक है। और उसके बाद है जहाँ बड़े पुराने किस्म के घर हैं, विशाल बगीचे हैं, विशाल वृक्ष हैं और जिसकी शाखाएं ऊपर की ओर मिलती है। और इसके अलावा कहाँ, गलियों के लिए छत की भांति हैं, ठीक है, यानी कि जिसकी शाखाएं क्या है, गलियों के ऊपर से इस तरीके से क्या हो रही हैं, जो ट्रिमेंडियस का मतलब होता है भयानक। कहते बड़े भयानक वाले विशाल विशाल बड़े बड़े पेड़ हैं और उनके ऊपर से जो इनकी शाखाएं वो ऐसे बिछ रही हैं मानो जैसे गलियों के ऊपर से क्या लग गई हो, एक छत बनी हुई है, गलियों के ऊपर से एक छत का घेरा बना हुआ है, इस तरीके से दिखाई दे रही है। क्लियर हुआ बेटा। उसके बाद कहता है एंड इन 1894 की बात है भैया, कब, 1894 ईस्वी में, समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सैट आउट ऑन देयर लॉन्स एंड मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, द वुमेन वेविंग palm leaf fans with the fireflies all round in a peaceful world. To be back there with the first world war still 20 years off and World War II over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that। अब देखो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि 1894 की गर्मियों में शाम दुगनी बड़ी होती थी। शाम कैसी होती थी, इवनिंग वर ट्वाइस, ट्वाइस होता है दुगनी, लॉन्ग दुगनी दुगना बड़ी होती थी। लोग क्या करते थे, लोग जो है वो बाहर अपने बगीचों में बैठे हुए होते थे, लॉन में मैदान में बैठे हुए होते थे और वहां बैठकर क्या पीते थे, वो सिगार पीते थे। और कहते शांतिपूर्वक क्या करते थे, क्वाइटली, बिल्कुल शांतिपूर्वक आराम से बातें करते रहते थे। औरतें क्या करती थी, स्त्रियां ताड़पत्रों के पंखे हिलाती रहती थी, ठीक है, ताड़पत्रों के जो पंखे हैं उनसे क्या करती थी, हवा करती थी। और उसके बाद कहती थी, कहते चारों तरफ जुगनुओं का झुंड था। किसका झुंड था, जुगनू, फायरफ्लाइज होता है, जुगनू का एक झुंड था ऑल राउंड इन ए पीसफुल, बड़ा ही शांतिपूर्ण कैसा था माहौल था, एक संसार सा था। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार। और कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध ने अभी भी 20 वर्ष पूर्व, कहता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध है ना, युद्ध से अभी भी 20 वर्ष पहले, कौन कितने वर्ष पहले, 20 ईयर्स ऑफ, 20 वर्ष पहले, और भविष्य में 40 वर्ष पश्चात होने वाले द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, एंड वर्ल्ड वार ओवर 40 ईयर्स, 40 वर्ष बाद होने वाले द्वितीय युद्ध से पहले मैं वहां जाने के लिए 2 टिकट खरीदना चाहता था। कहते हैं कि अभी भी जो युद्ध हुआ था वो 20 वर्ष पहले जो युद्ध हुआ था उसका प्रभाव के बारे में मैं डरा हुआ था, और अभी भी 40 वर्ष बाद, यानी कि हो सकता है कि आने वाली सालों में कोई युद्ध हो जाए। और कहते हैं कि उस युद्ध से पहले मैं उस जगह पर पहुंचना चाहता था ताकि मैं उस युद्ध से बच सकूं और उन कठिनाइयों से बच सकूं। और इस साथ साथ में आज की जो लाइफ है कितनी हार्ड हो चुकी है, कितनी स्ट्रगल भरी हो चुकी है, इन सबसे मैं बचना चाहता हूं। इसलिए मैं कहाँ जाना चाहता हूं भैया, मैं तीसरे लेवल पे जाना चाहता हूं। जो तीसरा लेवल है कौन सा है, जो 3rd लेवल है उस पे जाना चाहता हूं। द क्लर्क फिगर्स द फेयर। अब कहते हैं मैं जब वहाँ पहुँच जाता हूँ तो वहाँ का जो क्लर्क है ना, कौन सा है, 1894 के समय का, वो अब तीसरे लेवल पर पहुँच कर ये सारी बातें बता रहा है कि वहाँ की लोकेशन कैसी है, वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें देखता है, वो किस, वहाँ पर लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, वहाँ पर लोग कैसे बात करते हैं, खुले में कैसे वहाँ पर बैठ कर सिगार पीते थे, वो सारी चीज़ें। अब कहता है कि वहाँ पर जो मैं पहुँचते एक क्लर्क मिलता है मुझे, जो क्लर्क है वो क्या है, फिगर्ड कर रहा होता है, वो काउंट कर रहा होता है क्या किराए को। ही ग्लैंस्ड, उसने देखा मुझ पर, माई फैंसी हैट बैंड पर, मेरी जो आकर्षक हैट है
उसके फीते की तरफ देखा, बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन उसने क्या किया, उसने वो अपने जो किराया है उसको गिन रहा था, और एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कॉस्ट टिकट्स, मेरे पास क्या थी, काफ़ी थी, 2 टिकटें तो काफ़ी थी, 1 वे, एक तरफ के लिए 2 टिकटें थी मेरे। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, जब मैंने ऊपर देखा, क्लर्क वाज स्टेयरिंग होता है बेटा घूरना, एट मी, मेरी तरफ उसने घूरा, ही नोडेड, उसने सिर हिला दिया, द बिल की तरफ देखते उसने सिर हिलाया। कैसे सिर हिलाया, नोडेड का मतलब ना के जवाब में सिर हिलाना। दैट एंड्स मनी का मतलब होता है दैट इज नॉट मनी मिस्टर, अरे मिस्टर आप जो ये करेंसी लेके आए हो ना ये पैसे नहीं है, ही सैड, उसने कहा, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, अगर तुम मुझे स्किन होता है धोखा देना, वैसे कहते कि अगर तुम मुझे धोखा देना चाहते हो ना, यू वोंट गेट वेरी फार, ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे मुझसे। इट मीन दैट जो उसकी जो मॉडर्न टाइम की जो करेंसी उसके पास होते हैं, पैसे होते हैं, वो ओल्ड टाइम जो करेंसी है उससे मैच नहीं कर रहे होते हैं। तो वो कहता है कि तुम इस तरीके के जो मॉडर्न तुम कैसी करेंसी दिखा रहे हो मुझे, यहाँ के ज़माने के 1890 के आसपास की, 1894 के आसपास की करेंसी तो तुम्हारे पास है नहीं, अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बना के यहाँ से भागना चाहते हो ज़्यादा दूर नहीं भाग पाओगे। एंड ही ग्लैंस्ड, उसने देखा एट द कैश ड्रॉयर की तरफ देखा, बिसाइड हिम, उसके पीछे था। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, कहते हैं कि जो मनी थे ना ओल्ड स्टाइल के थे, वहाँ पर जितने भी बिल पड़े हुए थे वो सारे ओल्ड स्टाइल के पैसों के बिल थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउअडेज, जो आजकल की जो करेंसी है जो हम यूज कर रहे हैं डिफरेंट लुकिंग, वो बिल्कुल डिफरेंट दिख रही है। आई टर्नड अवे एंड गोट आउट फास्ट, मैं वहाँ से जोर से दौड़ा। एंड देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, कहता है कि उसके बाद अब वो कहते हैं कि मैं वहाँ से प्रथम युद्ध जो उसके बाद कहता है कि मैं वहाँ से पुरानी किस्म की जो है वहाँ करेंसी होती है, नई किस्म की जो करेंसी उससे बिल्कुल मैच नहीं खाती है, मैं वापस वहाँ से मुड़ता हूँ, शीघ्रता से वहाँ से खिसक लेता हूँ। यहाँ 1894 में जेल जाने के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि शायद उस क्लर्क ने उसको धमकी दी है, अगर वो यहाँ से नहीं गया तो वो क्या कर देगा, उसे जेल पहुँचा देगा, पुलिस वालों को बुला लेगा, किस आरोप में फंसा देगा कि भैया उसने कौन सी करेंसी, यहाँ पर जो करेंसी यहाँ पर चल नहीं रही है, अलग टाइप की करेंसी उसे दिखा रहा है और इस तरीके से नकली करेंसी दिखा रहा है, क्योंकि 1894 1890 के आसपास की जो करेंसी थी टोटली वाज क्या थी, डिफरेंट थी। ठीक है, अब उसके बाद एंड दैट वाज दैट, और यह वो बात थी, यह कौन सी बात थी भैया, एंड दैट वाज दैट, यह वो बात थी, कौन सी बात थी, मेरे विचार से उसी रास्ते पे लौट आया। एंड आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, और उसके बाद कहता है कि मेरे विचार से मैं उसी रास्ते से वापस लौट आया जहाँ से मैं गया था। आई सपोज, ऐसा मेरा मानना है, नेक्स्ट डे दूसरे दिन ड्यूरिंग द लंच आवर, लंच का समय था, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक से कितने निकलवाए, दूसरे दिन मैं वापस लौट आया। अब देखो बेटा यहाँ पर वापस लौट कर कहाँ जाता है, वो पहले वाले लेवल पे आ जाता है। ठीक है, यानी कि वो अपनी कल्पना से बाहर आ जाता है और कहता है कि वो बाहर आकर के वो अपनी जो मॉडर्न करेंसी है उसको वो चेंज करवाता है और कहते हैं ओल्ड टाइप की करेंसी को परचेज कर लेता है। उसके बाद कहता है नियरली ऑल वी हैड एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वर्ड बाई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, कहते हैं कि एंड यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, कहते कि अगर तुम्हें नई करेंसी को बदलवा कर, मेरे मित्र ने कहा कि अगर तुम नई करेंसी को बदलवाना चाहते हो, ओल्ड टाइप की करेंसी लेना चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हें अधिक प्रीमियम करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, यानी कि अधिक शुल्क देना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे लगेंगे। माई $300 bought less than 200 in all style bills but I didn't care. Eggs worth 13 cents a dozen in 1894, कहता है कि अब कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे ना तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें मेरे $300 में $200 से कुछ कम पुरानी मुद्रा मिली, यानी कि $300 दिए थे मैंने, जो नए वाले थे $300 दिए थे, जब मैं उसके बदले में पुरानी मैंने करेंसी ली तो 200 से भी कम मिली, किंतु मेरे इस ध्यान पर मैंने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे 1894 में अंडे 13 सेंट प्रति दर्जन थे, यानी कि जो अंडे 1894 में थे वो कितने थे, 13 सेंट, यानी कि 13 की जो 13 करेंसी थी ना, जैसे 13 रुपए समथिंग समझ लीजिए आप, 13 रुपए क्या थे,
दर्जन थे। किसमें? 1894 में। किसी बात को मैंने ध्यान नहीं दिया। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर। कहते जब मैं वहाँ पर फिर से दोबारा आता हूँ तो मुझे लगता है कि जो कॉरिडोर है वहाँ मुझे लीस्ट टू द थर्ड लेवल, वो थर्ड लेवल पर ले जाने वाला जो कॉरिडोर है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। आल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ। कहता है कि जब मैं दोबारा आता किंतु मुझे दोबारा वह गलियारा कभी भी नहीं मिला जो मुझे तीसरे लेवल तक ले जाने वाला था। और मैंने खूब प्रयास किया उस तीसरे लेवल को ढूंढने का, लेकिन मुझे वो तीसरा लेवल नहीं मिला। अब कहते हैं जो लुइसा जो है ना, लुइसा वाज प्रेटी वोरिड। लुइसा बहुत क्या हो रही थी? वोरिड हो रही थी। प्रेटी वोरिड मतलब बहुत ज्यादा चिंतित होना। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने सारी बातें उसको बताई, एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनीमोर। कहते हैं कि तुम तीसरे लेवल के बारे में ज्यादा खोज मत करो, ज्यादा सोच विचार मत करो। एंड आफ्टर ए वाइल आई स्टॉप्ड, उसके बाद मैं खोजना बंद कर देता हूँ। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं फिर से अपनी जो डाक टिकट है उनको स्टैम्प्स के तरफ वापस जाता हूँ। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग, हम दोनों उसकी तरफ देख रहे थे, एवरी वीकेंड, हर सप्ताह, because now we have proof that the third level is still there। लेकिन अभी भी मेरे दिमाग से बात जा नहीं रही थी यार, थर्ड लेवल तो था, सारी चीज़ें मैंने वहाँ देखी थी, फिर ऐसे गायब कैसे हो गया? एक्चुअली क्या थी वो, उसने इतनी ज़्यादा गहरी कल्पना कर ली कि उसे वो रियलिटी नज़र आ रही थी। ठीक है, माई फ्रेंड सैम विनर्स disappears, nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about the Glassberg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place and that's where he is all right in 1894। अब कहता है कि जो मेरा मित्र है, अभी देखो जो मेरी पत्नी है ना लुइसा, वो चिंतित हो जाती है और जब मैंने उसे ये सारी बातें बताई तो वो कहती कि तीसरे तल की ओर अधिक खोज करना बंद करो। कुछ समय के लिए मैंने तलाश बंद कर दी थी, मैं अपनी डाक टिकटों की तरफ वापस चला गया था, किंतु अब हम दोनों खोज रहे थे कि हर सप्ताह, क्योंकि अब हमारे पास प्रमाण था कि तीसरा लेवल अब भी मौजूद है। यानी कि मैंने अपनी पत्नी को बताया तो वो भी सरप्राइज हो रही थी, वो भी पागल सी हो गई थी कि तीसरे लेवल में ये इतनी गहराई से कैसे बता रहा है कि वहाँ पर इसने ये देखा वो देखा। तो उसे ऐसा लगता था सच में ऐसा होगा, तो दोनों ही उसके बारे में सोच रहे हैं। मेरा मित्र जो सैम वेनर है ना, वो गायब हो जाता है, कोई नहीं जानता था कि वहाँ, किंतु मुझे संदेह था कि सैम एक शहरी लड़का था और मैं उसे ग्लैसबर्ग के बारे में बताया करता था और मुझे तो पक्का था कि वो एक शहर में रहने वाला लड़का था। और मैंने उसे बताया था भी ग्लैसबर्ग के अंदर एक जगह है, ग्लैसबर्ग एक जगह है, उसके बारे में उसको बताया था। मैं वहाँ स्कूल जाता था और हमेशा कहता था कि उसे उस स्थान की आवाज़ें बहुत पसंद है। ठीक है, और वह था, बिल्कुल ठीक था। 1894 के समय की बात है। बिकॉज वन नाइट, अब देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैडम कभी आप तो इसमें वर्तमान की बात कर देती हैं, कभी आप पास्ट की बात कर देती हैं। एक्चुअली बेटा ये जो चैप्टर है ना, ये दोनों ही बेसिस पर डिपेंड करता है। इसमें कभी ऐसा फील होता है जैसे सारी मॉडर्न समय की बातें हैं, अचानक से फिर जो है टर्निंग पॉइंट आ जाता है, एक मोड आ जाता है, फिर उसमें पास्ट की बातें आ जाती हैं। तो ये फैक्ट और फैंसी दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, इमेजरी का और रियलिटी का। इस चैप्टर के अंदर कहने के अगर जिस बच्चे ने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया, मैंने इसमें वर्ड टू वर्ड आपको सारी बातें उदाहरण के साथ समझा दी हैं, अब आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। क्योंकि अगर मैं आपको हल्का फुल्का इसको एग्जाम्पल के साथ नहीं समझाती तो आप कंफ्यूज रहते कि इसके अंदर रियलिटी है या फिर सारी फैंसी है, सारी कल्पना है। अब स्टार्टिंग में वैसे अगर अंत में देखा जाए तो ये सारी कल्पना होती है और फैक्ट और फैंसी का एक कॉम्बिनेशन होता है। कभी हमें लगता है कि ये कल्पना है, कभी हमें लगता है रियलिटी है। इसलिए जो चैप्टर है ये क्या है, फैक्ट और फैंसी, कल्पना का और यथार्थवाद का और रियलिटी का एक मिश्रण है। बिकॉज वन नाइट फॉसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शंस आई फाउंड, मैंने क्या पाया, ए वेल Do you know what a first takeover is when a new stamp is issued stamp collectors by some। कहते हैं कि उसके बाद because one night, क्योंकि एक रात अपने डाक टिकट संग्रह को उत्साह से देखते हुए मैंने क्या पाया, मैंने पाया, अच्छा क्या तुम जानते हो कि प्रथम दिवस का लिफाफा क्या होता है? Do you know what a first takeover, प्रथम दिवस का लिफाफा। और जब भी कोई नई डाक टिकट जारी होती थी, व्हेन ए न्यू स्टैम्प, कोई डाक टिकट
इज इशूड, जब भी कोई नई डाक टिकट जारी की जाती थी, इशू की जाती थी, स्टैम्प्स कलेक्टर्स बाय सम, तो सबसे पहले मैं क्या करता था, जारी होती थी तो डाक टिकट संग्रह कुछ खरीद लेते थे, यानी कि उसको लोग जब खरीद लेते थे, जैसे ही कोई भी डाक टिकट नहीं जारी होती थी, लोग फटाफट उसको परचेज कर लेते थे, एंड यूज देम टू मेल एनवलप टू देमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। कहते हैं कि कोई भी जब ऐसा एक चाव होता था, एक शौक होता था कि जब भी कोई नई टिकट जारी होती थी तो सबसे पहले क्या करते थे लोग अपने खुद को ही मेल करते थे, एक लिफाफे के ऊपर उस टिकट को लगा करके खुद को ही मेल कर देते थे, यानी कि पहली मेल किसके पास आई, मेरे पास, खुद के पास ही आ जाती है। एंड द पोस्ट मार्क प्रोस द डेट, उस पर डेट भी लिखी होती थी। द एनवलप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर, और इस तरीके का जो लिफाफा होता था वो क्या होता था, फर्स्ट डे कवर होता था। अगर क्वेश्चन में इसमें पूछा जाए बेटा कि फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट डे कवर, तो लोगों के द्वारा पहली जो डाक टिकट है वो इशू होती थी तो लोग क्या करते थे, जैसा कि मैंने भी किया था, और उसके बाद कहते हैं वो क्या करते थे, खुद को ही एक एनवलप उस डाक टिकट को क्या कर देते थे, स्टैम्प कर देते थे और खुद को ही वो मेल भेज देते थे। तो उससे उन्हें ये एक फैशन सा लगता था कि पहले डाक टिकट किसके पास आई, जो इशू की गई थी वो हमारे पास पहुंच गई। ठीक है, पहला लेटर ये है, दे आर नेवर ओपन्स, यू जस्ट पुट ब्लैक पेपर इन द एनवलप। ये लिफाफा प्रथम देश का लिफाफा कहलाता था और वे कभी भी नहीं खोले जाते थे, आप केवल खाली कागज लिफाफे में डालते थे। ठीक है, और केवल खाली कागज लिफाफे के अंदर होता था। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, कहते हैं कि दैट नाइट, उस रात मेरे सबसे पुराने प्रथम दिवस लिफाफे में क्या था, आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, मेरे लिफाफे में मुझे एक लिफाफा मिला जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। ठीक है, बट देयर इट वाज, लेकिन ये वहां था। क्यों था भाई यह वहां था, क्यों था, was there because someone had mailed to it my grandfather at his home in Glassberg, that what the address on the envelope said, and it had been there since July 1894. The postmark showed that, yet I didn't remember it at all. कहते हैं कि यह वहाँ था क्योंकि किसी ने इसे मेरे दादाजी को गैसबर्ग नामक जगह है में उसके घर में प्रेषित किया था, और यह बात लिफाफे पर लिखा हुआ था, पता लिखा हुआ था, और 18 जुलाई 1894 से वहाँ से था। ठीक है, अरे देखो बेटा, ये जो पैराग्राफ है आपको कंफ्यूज कर देगा। एक्चुअली क्या होता है कि इसको एक लिफाफा मिलता है, उस लिफाफे पे 18 जून 1894 की डेट होती है, और कहते हैं कि उस समय का ये भेजा हुआ है, जहाँ पर पता है लिफाफे पे वो ग्लासबर्ग का है, जिसकी कल्पना इसने किसमें की थी, अपने सपन में की थी कि वो ग्लासबर्ग पे जाएगा, अपनी पत्नी के साथ जाएगा, वहाँ पर रहेगा। अब कहता है कि ये सारा वहाँ पर ये चीज़ें मेंशन की गई है। एक्चुअली ये सारी जो ट्रिक है ना, किसने चलाई थी, ये सैम के द्वारा की गई है। सैम ने एक लिफाफा लिया, उस पर ग्लासबर्ग का एड्रेस डाला, और साथ साथ में उस समय की, उसके दादा के समय की जो बातें थी उसके अंदर वो सारी में एक पत्र होता है, वो उसके अंदर सारी बातें लिखी हुई होती है कि उसके दादा के समय का है ये। तो उसे जब वो पत्र को देखता है तो उसको जब पढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके दादा के समय का ये पत्र है, लेकिन रियलिटी में उसके दादा के समय का ये पत्र नहीं होता। अगर हम इस पत्र को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है दादा के समय का पत्र है, क्योंकि उसके अंदर सारी दादा के समय की जो जगह है वो वर्णन की गई है, साल वर्णन किया गया है। लेकिन एक्चुअल में इसका जो मित्र साइकेट्रिस्ट है, जो सैम है, उसने ये एक बनावटी पत्र बना दिया होता है, उसके पास छोड़ दिया होता है ताकि वो कंफ्यूज हो जाए और अपनी कल्पना से किसी तरीके से वो बाहर आ जाए। ठीक है, उसे एक बार ये सच महसूस हो जाए कि हाँ सच में कि दादाजी वहाँ रहा करते थे, ऐसा वहाँ हुआ करता था, ऐसा थर्ड लेवल कोई हुआ करता था। लेकिन वो उसके थर्ड लेवल को उसके दिमाग में ये बताने के लिए कि हाँ ऐसा कोई लेवल हुआ करता था। उसके बाद कहता है कि द स्टैम्प्स वाज 6 सेंट, कहते हैं कि जो स्टैम्प्स होती थी वो 6 सेंट में होती थी, एंड डल ब्राउन कलर की होती थी, विद ए पिक्चर्स ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। वहाँ पर क्या होती थी, एक पिक्चर भी होती थी। ठीक है, गारफील्ड, राष्ट्रपति गारफील्ड का एक चित्र भी हुआ करता था। आप देख लो उस पत्र पे क्या क्या था। व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, जब ग्रैंडडैड के बाद
पास ये मेल आता है, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर। कहते हैं कि स्वाभाविक रूप से जब ये लिफाफा डाक द्वारा दादाजी के पास आया होगा, यह सीधा उसके संग्रह में चला गया होगा, ठीक है, जहाँ पर वो कलेक्ट किया करते थे, वहाँ पर पड़ा रहा था, इसलिए शायद वह वहाँ पड़ा रह गया होगा। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, और उसके बाद मैंने इसे खोला, और जब मैंने इसे बाहर निकाल कर इसे पढ़ा तो अंदर क्या लिखा हुआ था, द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक इट रीड, कागज अंदर कागज खाली नहीं था, इस पर कुछ क्या था, वाजंट ब्लैंक यानी वाज नॉट ब्लैंक, ब्लैंक नहीं था, इस पे कुछ लिखा हुआ था। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया होगा ना कि इसे जब लास्ट में ये एक एनवलप मिलता है, इसमें एक पत्र मिलता है, तो पत्र जो है कि उसमें सारी बातें मेंशन होती है, वहाँ पर ग्लासबर्ग का एड्रेस भी होता है, और साथ में डेट भी मेंशन होती है, और साथ में वहाँ पर क्या होता है, कौन सी स्ट्रीट है, जैसे विलार्ड स्ट्रीट है 941, और चार्ली के को एड्रेस करते हुए लिखा गया है, उसके अंदर क्या कुछ लिखा गया है वो देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो है किसके द्वारा, जो सैम इसका मित्र है उसके द्वारा ये एक प्लान बनाया गया था, और उसे ये फील कराने के लिए कि सच में ही वो, क्योंकि वो मान नहीं रहा था कि भाई थर्ड लेवल नहीं है, तो इसी बात का फायदा उठाते हुए जो सैम है उसने भी मजा लेना चाहा, और उसने सच में इसको उसके दिमाग में इमेजरी को सच में पक्का कर दिया कि हाँ भाई सच में क्या था कि वो थर्ड लेवल था। लेकिन बाद में वो बता देता है कि ये सब मेरे द्वारा रखा गया था, और मैंने जानबूझकर तुम्हारी बात को तुम्हें ऐसा लगे कि सच लगे, इसलिए ये सब किया गया था। उसके बाद जो पत्र उसमें क्या लिखा हुआ था, 941 विलार्ड स्ट्रीट, ग्लासबर्ग, इलिनॉइस, और जुलाई 1894। चार्ली आई गो टू विशिंग, कहता है चार्ली, अरे चार्ली आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं आशा करता था कि तुम ठीक थे, एंड देन आई गो टू बिलीविंग यू वर राइट, जब मैं विश्वास करता हूँ कि तुम ठीक थे, और उसके बाद एंड चार्ली इट इज ट्रू, ये सच है, आई फाउंड द थर्ड लेवल, आई हैव बीन हियर 2 weeks एंड राइट नाउ एंड डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग ए पियानो एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च singing Nelly home, and I am invited over for lemonade, over Ford sing, and I am invited over for lemonades. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It is worth it, believe me. एक बार इसकी हिंदी समझ लीजिएगा कि मैं आशा करता था कि तुम ठीक थे, जब मैं विश्वास करता हूँ कि तुम ठीक थे, और चार्ली ये सत्य है कि मैंने तीसरा तल ढूंढ लिया। अब इसके बाद दादाजी की बात है कि तीसरा तल मैंने ढूंढ लिया है, एंड मैं यहाँ पर 2 सप्ताह से हूँ मैं, और ठीक अब गली के नीचे की ओर और डेली के घर में, ठीक है, कोई पियानो बजा रहा है, और वे सब बाहर दहलीज पर ये गाते हुए हैं कि सिंग नेली होम, और मुझे लेमोनेड नींबू शरबत के लिए भी बुलाया गया है, और वापस आ जाओ चार्ली और लूसा, वापस आ जाओ, और खोजते रहो जब तक तुम्हें तीसरा तल नहीं मिल जाता। यह खोजने योग्य है, मेरा विश्वास करो। देखो बेटा, अब इस पत्र से तो ताकि चार्ली को विश्वास आ जाए कि सच में दादाजी वहाँ रहते थे, सच में ऐसा था, दादाजी के द्वारा ये लिखा गया था, ऐसी बातें जो सेम द्वारा है इसके अंदर डाल दी जाती है, ताकि चार्ली को सच में ये विश्वास हो जाए कि भाई दादाजी वहाँ रहते थे और दादाजी हमें वहाँ बुलाना चाहते थे। क्लियर, कि जब कभी भी हमें ये पत्र मिलेगा तो दादाजी हमें ये कहेंगे कि बेटा तुम भी वहाँ आ जाओ। और दिस नोट इज साइन सेम, और इसके नीचे सेम का जो सैम है उसका साइन किया हुआ है। फिर उसे पता चलता है द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो। उसके बाद कहता है कि इसे जो पत्र पर हस्ताक्षर थे सेम के, ठीक है, क्योंकि अगर दादाजी का लिखा हुआ होता तो दादाजी के हस्ताक्षर होते वहां पर, लेकिन ये पत्र किसके द्वारा लिखा हुआ था, सेम के द्वारा, लेकिन इसके अंदर फीलिंग ऐसी थी जैसे दादाजी की हो। एंड द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर, मैं जिस डाक टिकट और सिक्कों की दुकान पर गया, आई फाउंड, मैंने पाया that Sam brought $800 worth of old style currency। तो मैंने क्या देखा कि जो सैम है वो क्या कर रहा था, सैम भाई वहाँ पर जो सैम है ओल्ड टाइप की जो करेंसी थी ना, पुरानी किस्म की, लगभग $800 मूल्य की जो मुद्रा थी उसने वो खरीदी थी। That ought to set him up in a nice little hay,
इन ए नाइस लिटल है। अब कहता है कि उसने जो पुराने समय की जो मुद्रा खरीदी थी उसने उसे भूसे, पशु चारे और अनाज का, इट मीन दैट इन मुद्राओं से वो फीड करता, लिटल है, फीड, ग्रेन बिजनेस। ही ऑलवेज सेड दैट वाज रियली विश्ड ही कुड डू एंड ही सर्टेनली can't go back to his old business, not in Glassberg, Illinois in 1894. His old business YSAM was my साइकेट्रिस्ट। कहता है कि अब एक बार फिर से सुन लीजिएगा लास्ट पैरे को कि मैं जिस डाक टिकट और सिक्कों की दुकान पर जब मैं वहाँ पर गया था तो मैंने वहाँ क्या देखा, सैम ने पुरानी किस्म की लगभग $800 की मुद्रा खरीद रखी थी। शायद इन मुद्राओं की सहायता से वो क्या करता था, उसने भूसे, हेमी जो था भूसा, और पशु के चारे के का सामान और अनाज का अच्छा व्यवसाय कर लिया होगा शायद इससे। वह हमेशा कहता था कि उसकी वास्तव में यही करने की इच्छा थी और निश्चित ही वह अपने पुराने व्यवसाय की तरफ नहीं जा सकता था। 1894 में गैसब्रेग जो इलिनॉइस में नहीं था, ठीक है, उसका पुराना व्यवसाय, क्यों, सैम मेरा एक क्या था, साइकेट्रिस्ट था, एक मनोचिकित्सक था। आई होप बच्चे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इस चैप्टर को आपको अच्छे से वर्ड टू वर्ड और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और वीडियो देखनी है 9 से रिलेटेड, 10 से रिलेटेड, 11 और 12 से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से आप क्लिक करके बाकी की वीडियो देख सकते हैं। जिन बच्चों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।